नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी जो कि खुशवंत सिंह जी द्वारा लिखी गई है और इसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसको हिंदी में बोलेंगे एक महिला की प्रतिकृति। दोस्तों, इसमें खुशवंत सिंह ने अपने और अपनी ही दादी के बीच में उनके कैसे रिश्ते थे और वक्त के साथ साथ उनके रिश्ते किस तरीके से बदले, उसके बारे में बहुत ही सजीव वर्णन किया हुआ है उन्होंने। और कहानी काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसको शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो बगैर देर किए हम शुरू करते हैं। खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी दादी माँ, जैसे कि हर व्यक्ति की दादी माँ होती है, एक वृद्ध स्त्री थी। पिछले 20 साल से जैसा कि मैं उन्हें हमेशा देखता आया हूँ कि वो एक बुजुर्ग झुर्रियों वाली स्त्री थी। लोग कहते थे कि कभी वह जवान और खूबसूरत थी और उनका एक पति भी था। मेरे दादा का एक विशाल चित्र ड्राइंग रूम में मेंटर पीस पर टंगा था। मेंटर पीस का मतलब होता है दीवार में आग का स्थान। वे एक बड़ा साफा और ढीले कपड़े पहनते थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनके सीने का बहुत बड़ा भाग ढक रखा था। और खुशवंत सिंह ये भी कहते थे कि वे कम से कम 100 साल की उम्र के लगते थे। वे उस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे जिनकी कोई पत्नी रही हो या उनके बच्चे भी रहे हों। वे ऐसे लगते थे जैसे कि उनके बहुत सारे पोती पोते रहे हों। जहाँ तक दादी माँ के जवान होने या खूबसूरत होने की बात थी, यह विचार ही खुशवंत सिंह जी को ऊल झलूल लगता था। वे प्राय हमें अपने बचपन में खेले गए खेलों की कहानियाँ सुनाती थी। खुशवंत सिंह की दादी मतलब उनको कहानियाँ सुनाती थी, पर यह सब बेतुका और उनकी शान के खिलाफ महसूस होता था। और उनकी कहानियाँ जो वे हमें सुनाती थी, खुशवंत सिंह जी को सुनाती थी, दंत कथाओं जैसी काल्पनिक लगती थी। खुशवंत सिंह को दादी की सुनाई गई कहानियाँ जो हैं वो काल्पनिक लगती थी। खुशवंत सिंह आगे कहते हैं कि उनकी दादी हमेशा ही वैसी ही रही, ठिगनी, मोटी और एक ओर थोड़ी सी झुकी हुई। उनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल सा था, हर जगह से हर जगह तक। नहीं, हमें पक्का विश्वास था कि वे हमेशा से वैसी ही हैं और हमने उन्हें जाना था। बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि अब वे इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। और वे कई सालों से इसी उम्र पर स्थिर रही। वह कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकती थी, किंतु वह हमेशा सुंदर व आकर्षक थी। वह सफ़ेद झक्क कपड़े पहने, एक हाथ अपने झुकाव को कमर पर संतुलन बनाने के लिए रखकर पूरे घर में इधर उधर डोलती रहती थी और दूसरे हाथ में माला जपती रहती थी। उनकी चांदी जैसे लटे उनके पीतवर्ण झुर्रीदार चेहरे पर छिड़ती रहती थी और उनके होठों से वह सुनाई न देने वाली भजन बुदबुदाती रहती थी। हाँ, वे बहुत सुंदर थी। एक पर्वतीय भूदृश्य के समान थी। एक शुद्ध श्वेत शांति का फैलाव थी, जो शांति एवं संतुष्टि के हवा के झोंके के समान थी। खुशवंत सिंह आगे कहते हैं, मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे माता पिता मुझे दादी के पास छोड़कर शहर में रहने चले गए थे
और हम निरंतर एक साथ रहते थे। वह मुझे सुबह जगाती और मुझे स्कूल के लिए तैयार कर देती थी। वह जब मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती तो वह एक स्वर में अपनी सुबह की प्रार्थना करती रहती, इस उम्मीद से कि मैं उसे सुनूंगा और कंठस्थ कर लूंगा। मैं उन्हें सुनता था क्योंकि उनका स्वर मधुर था, पर कभी मैंने उसे याद रखने की कोशिश नहीं की। फिर वह मेरी लकड़ी की स्लेट लेती, जिसे वो पहले से ही धो पोंछ कर वह पीले चौक से प्लास्टर करके तैयार रखती थी। एक छोटी सी मिट्टी की दवात और एक लाल पेन, इनको वो बंडल में बांधकर मुझे पकड़ा देती। एक मोटी बासी रोटी जिस पर थोड़ा मक्खन और शक्कर फैली रहती, वो उसका नाश्ता करने के बाद हम स्कूल जाते। वह अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए कई बासी रोटियां रखती। अब आगे खुशवंत सिंह जी बोलते हैं, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती क्योंकि स्कूल मंदिर से संबद्ध था। पुजारी हमें वर्णमाला और प्रार्थना सिखाता। जब बच्चे पंक्तियां में दोनों ओर बरामदे में बैठकर सामूहिक रूप से वर्णमाला व प्रार्थना गाते, दादी माँ मंदिर के अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती। जब हम दोनों का काम समाप्त हो जाता तो हम वापस घर को लौटते। इस समय गांव के कुत्ते हमारे पीछे पीछे उन रोटियों के लिए गुर्राते, लड़ते आते जो हम उनके लिए फेंकते थे। जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए तो उन्होंने हमें शहर के लिए बुला भेजा। खुशवंत सिंह कहते हैं कि यह मेरी और मेरी दादी की मित्रता में एक मोड़ था। यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते, मेरी दादी अब मेरे साथ मेरे स्कूल में नहीं जाती। मैं मोटर बस में अंग्रेजी स्कूल जाया करता था। अब सड़कों पर कुत्ते नहीं थे और उन्होंने हमारे शहर के अहाते में चिड़ियों को रोटी खिलाने का काम शुरू कर दिया। मतलब खुशवंत सिंह जी की दादी जो हैं, अब चिड़ियों को रोटी खिलाने का काम जो है वो करती थी शहर में। आगे खुशवंत सिंह जी बोलते हैं, जैसे जैसे साल दर साल बीतते गए, हम एक दूसरे से बहुत कम मिलने पाए। कुछ समय तक वो मुझे सुबह जगाती, वह स्कूल के लिए तैयार करती। जब मैं वापस आता तो वो मुझे पूछती कि शिक्षक ने मुझे क्या सिखाया। मैंने उन्हें अंग्रेजी के शब्द बताए और पाश्चात्य के विज्ञान व शिक्षा के बारे में बताया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, दुनिया गोल है, इत्यादि इत्यादि। मैंने उन्हें बहुत सारी बातें बताएं। अब इन सब बातों ने उन्हें दुखी कर दिया। वह जब मुझे मेरे पाठों के बारे में सहायता नहीं कर सकती थी। मुझे अंग्रेजी स्कूल में जो चीजें बताई जाती थी उनमें वह विश्वास नहीं करती थी और वे इस बात को लेकर परेशान थी कि विद्यालय में ईश्वर व शास्त्रों के बारे में बताया ही नहीं जाता था। अब एक दिन खुशवंत सिंह कहते हैं कि मैंने एक दिन बताया कि हमें संगीत सिखाया जाएगा। अब ये बात सुनकर खुशवंत सिंह की दादी बहुत परेशान हो गई। उनके लिए संगीत लंपट्टों की चीज़ थी। लंपट्टो मतलब लंपट जिसको हम बोलते हैं। वो ये कहती थी कि ये वेश्याओं और भिखारियों के लिए था, न कि सभ्य व्यक्तियों के लिए। यद्यपि वे कुछ बोली नहीं, पर उनकी चुप्पी का मतलब था असहमति। इसके बाद वे मुझसे कभी कभार ही बोलती थी। अब
मैंने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तो मुझे अपना एक अलग कमरा दिया गया। अब खुशवंत सिंह कहते हैं कि उनकी और उनकी दादी की मित्रता की सामान्य कड़ी भी टूट गई जब उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वो ये कहते हैं कि मेरी दादी ने अपने एकांत को विरक्ति से स्वीकार कर लिया। अब वह कभी कभी ही अपने चरखे को किसी से बात करने के लिए रोकती, लगातार वो चरखा चलाती थी। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह अपने चरखे के पास बैठती, वह प्रार्थना किया करती। केवल दोपहर पश्चात थोड़ी देर के लिए चिड़ियों को भोजन देने के लिए वो विश्राम करती। जब वह बरामदे में रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए बैठती तो सैकड़ों छोटी चिड़ियां उनके चारों ओर एकत्र हो जाती और चहचहाते हुए एक कोलाहलपूर्ण स्थान बनाती। कुछ आती और उनकी टांगों पर भी बैठ जाती, कुछ उनके कंधों पर भी बैठ जाती, कुछ उनके सिर पर भी बैठ जाती। वे मुस्कुराती पर कभी भी उनको भगा कर नहीं उड़ाती थी। यह समय उनके लिए दिन का सबसे खुशनुमा समय था। अब आगे खुशवंत सिंह जी बोलते हैं कि जब मैंने आगे अध्ययन के लिए विदेश जाने का निश्चय किया तो मुझे पक्का विश्वास था कि दादी जी अशांत हो जाएंगी। मैं 5 वर्षों के लिए दूर रहूंगा और उनकी उम्र को देखते हुए कोई नहीं कह सकता कि क्या होगा, किंतु मेरी दादी कह सकती थी। वह भावुक भी नहीं हुई। वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई, किंतु उन्होंने न तो कोई बात की न ही कोई भाव दिखाया। उनके होठ प्रार्थना में बुदबुदा रहे थे, उनकी उंगलियां माला फिरा रही थी। चुपचाप उन्होंने मेरी पेशानी को चूमा और जब मैं वहां से चला तो मुझे ऐसा लगा कि यह चुंबन उनके व मेरे बीच शायद अंतिम शारीरिक संपर्क होगा। मतलब खुशवंत सिंह जी को ऐसा लगा कि 5 साल के लिए वो बाहर जा रहे हैं तो अब शायद 5 साल बाद वो दादी को देखे ही नहीं जब वो लौट के आए। तो आगे खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि किंतु ऐसा नहीं हुआ। 5 साल बाद मैं घर वापस आया तो वह मुझे स्टेशन पर मिली। वह एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं लगी, वैसी की वैसी थी। अभी भी उनके पास शब्दों का समय नहीं था और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया तो मैंने उन्हें प्रार्थना करते सुन लिया। मेरे आने के पहले दिन भी उनके खुशी भरे क्षण चिड़ियों के साथ थे, जिन्हें उस दिन उन्होंने ज्यादा देर तक खाना दिया और मधुर झिड़कियां भी दी। अब खुशवंत सिंह जी ये बोलते हैं, शाम को उनमें एक परिवर्तन आया। उन्होंने प्रार्थना नहीं करी। उन्होंने अड़ोस पड़ोस की स्त्रियों को इकट्ठा किया, एक पुराना ढोल लिया और गाने लगी। कई घंटों तक उन्होंने उस जीर्ण शीर्ण और बीच में धसे ढोलक पर योद्धाओं के घर आने वाले गीत गाए। हमें उन्हें आग्रह करना पड़ा कि इससे तनाव पड़ेगा। यह पहली बार था जब मैंने देखा कि उन्होंने प्रार्थना नहीं करी। अब अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। हल्का बुखार था और डॉक्टर ने कहा कि वह चला जाएगा, किंतु मेरी दादी का कुछ और ही मानना था। उन्होंने कहा कि उनका अंत निकट है। उन्होंने कहा कि चूंकि अपने जीवन के अंतिम अध्याय के कुछ घंटे पूर्व उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था, अतः वह हमसे बात करने में अपना समय व्यर्थ करना नहीं चाहती। अब हमने उनका विरोध किया, किंतु उन्होंने हमारे विरोध को नकार दिया। वह अपने बिस्तर पर प्रार्थना करती रही, वह माला फिराती रही।
इसके पहले कि हम शक करें, उनके होंठ हिलने बंद हो गए और माला उनकी उंगलियों से नीचे गिर गई। एक शांतिपूर्ण फीकापन उनके चेहरे पर फैल गया और हम जान गए कि वह मर गई। अब आगे खुशवंत सिंह जी कहते हैं, दोस्तों, हमने उन्हें बिस्तर से उतारा और जैसा कि रिवाज है उन्हें ज़मीन पर लिटाया और उन्हें एक लाल कफन से ढक दिया। कुछ देर तक शोक करने के बाद हमने उनके अंतिम क्रिया के संस्कार के आयोजन हेतु उन्हें वहां अकेला छोड़ दिया। शाम को हम एक अर्थी लेकर उनके दाह संस्कार के लिए उनके कमरे में गए। सूर्य अस्त हो रहा था और उनके कमरे व बरामदे में एक सुनहरी ज्वाला के साथ प्रकाशित हो रहा था। हम अहाते के मध्य में रुके। पूरे बरामदे में और उसके कमरे में जहां वे मृत अवस्था में लाल कफन से ढकी थी, हजारों चिड़ियां फर्श पर बैठ गई। यह देखने लायक नजारा था, पर आज कोई चहचहाहट नहीं थी। हमें पक्षियों के लिए दुख हुआ और मेरी माँ उनके लिए रोटी लेकर आई और उन्हें उसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जैसा दादी किया करती थी और उन्हें उनकी ओर फेंक दिया। चिड़ियों ने उन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। जब हम दादी माँ के मृत शरीर को ले गए तो चिड़ियाँ चुपचाप से उड़ गई। अगली सुबह सफाई कर्मचारी ने उन टुकड़ों को समेटा और कूड़ेदानी में डाल दिया। और इस तरह से इस कहानी का अंत हो गया। दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि इसमें खुशवंत सिंह ने अपनी दादी और उनके बीच के रिश्तों को 3 चरणों में बताया। पहला चरण था कि ये खुशवंत सिंह के बचपन का दौर था। उस चरण के दौरान वह गांव में अपनी दादी के साथ रहते थे। दादी उन्हें जगाने से लेकर उनके स्कूल तक साथ जाने के लिए तैयार करने का ध्यान रखती थी। और उस समय दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बने हुए थे। उनका रिश्ता बहुत अच्छा था, दोस्त की तरह था। दूसरा चरण दोस्तों ये था कि यह वह समय था जब खुशवंत और उनकी दादी खुशवंत के माता पिता के साथ रहने के लिए शहर चले गए थे। यह उनकी दोस्ती में महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि अब खुशवंत और दादी एक दूसरे से कम मिलते थे। दादी अब खुशवंत के साथ उनके स्कूल नहीं जा सकती थी। खुशवंत मोटर बस से स्कूल जाते थे। दादी उन चीज़ों से दुखी थी जो उसे स्कूल में पढ़ाई जाती थी और वह अब उससे कभी कभी ही बात करती थी। तीसरा चरण यह है दोस्तों कि यह वह समय था जब खुशवंत विश्वविद्यालय में शामिल हुए। उन्हें खुद का कमरा दिया गया और दादी से उनकी दोस्ती की कड़ी भी अब टूट गई। दादी अब दिन भर चरखा चलाने लगी और प्रार्थना करने लगी। उन्होंने मौन के साथ अपना एकांत स्वीकार कर लिया और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस दौरान जो है लेखक, जो कि खुशवंत सिंह हैं, उनकी दादी ने गौरैयों के साथ एक अंतरंग संबंध विकसित किया था। दोस्तों, जब दादी की मृत्यु हुई तो हजारों गौरैयों ने बरामदे में बिखरे हुए बैठकर अपना शोक व्यक्त किया। वे चहकी नहीं। और जब खुशवंत की माताजी ने कुछ रोटी के टुकड़े फेंके तो उन्होंने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और जब वे लोग दादी के मृत शरीर को ले गए तो वे चुपचाप से उड़ गईं। तो आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। नमस्कार।